टू माय चैनल जेवी एंड जेवी मेड सिंपल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग बीएफएम का मॉड्यूल डी का यूनिट 24 और यूनिट 25 इन दोनों के एमसीक्यू को कवर करेंगे। क्योंकि यूनिट 24 काफ़ी छोटा है दोस्तों, इसीलिए हम लोग इसके कम एमसीक्यू देखेंगे, 10 एमसीक्यूज़, और यूनिट 25 का 40-30 एमसीक्यू देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अंतिम तक बने रहिएगा ताकि आपका जितने भी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपको मैं ट्राई करूँगा इस एमसीक्यू सेशन के थ्रू कवर करवाने का। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो लेसन को। सबसे पहला जो टॉपिक है अपना चैप्टर है हमारा यूनिट नंबर 24, वो है मार्केट डिसिप्लिन पे। तो पहला क्वेश्चन है, पिलर 3 मार्केट डिसिप्लिन कंसिस्ट ऑफ एक्सेप्ट। ऑप्शन ए इनहांस डिस्क्लोजर, ऑप्शन बी कोर डिस्क्लोजर एंड सप्लीमेंट्री डिस्क्लोजर, ऑप्शन सी रिव्यू मार्केट्स अप्स एंड डाउन, ऑप्शन डी टाइमली एटलीस्ट सेमी एनुअल डिस्क्लोजर। अब बताइए, जो पिलर 3 का मार्केट डिसिप्लिन है उसमें क्या आता है किसी को छोड़कर। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि रिव्यू मार्केट्स अप्स एंड डाउन, यानी कि इनहांस डिस्क्लोजर, कोर डिस्क्लोजर, सप्लीमेंट्री डिस्क्लोजर और टाइमली एटलीस्ट सेमी एनुअल डिस्क्लोजर ये हमारे पिलर 3 का पार्ट है। लेकिन जो रिव्यू मार्केट्स अप्स एंड डाउन है वो हमारे पिलर 3 का पार्ट नहीं है। तो देख सकते हैं आप क्या क्या पार्ट है हमारा पिलर 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, अंडर पिलर 3 ऑफ CRAR मैकेनिज्म बेसल 2 दैट इज मार्केट डिसिप्लिन, हु इज रिक्वायर्ड टू बी इनेबल टू एसेस द कैपिटल एडिक्वेसी ऑफ अ बैंक through disclosure of information through balance sheet. Option A Reserve Bank of India, option B market participants, option C Ministry of Finance, option D Bank for International Settlement that has prescribed these requirements. तो हमारा जो CRAR मैकेनिज्म है बेसल 2 का, उसके पिलर 3 के अंदर मार्केट डिसिप्लिन जो आता है, किसकी रिक्वायरमेंट है कि वो किसी बैंक की कैपिटल एडिक्वेसी को एक्सेस करे। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मार्केट पार्टिसिपेंट। तो देखिए, आपके बुक में साफ साफ लिखा हुआ है कि पिलर 3 के अंदर कुछ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स होती हैं बैंक के लिए बेसल 2 फ्रेमवर्क का काम करके, और ये जो डिस्क्लोजर हैं उसके थ्रू मार्केट पार्टिसिपेंट की इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं और इस प्रकार से वो इन्फॉर्म डिसीजन किसी बैंक के बारे में बना सकते हैं दोस्तों। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मार्केट डिसिप्लिन इज टू। ऑप्शन ए इवेल्युएट द रिस्क असेसमेंट, ऑप्शन बी इंश्योर साउंडनेस एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंटरनल प्रोसेस टू एसेस द एडिक्वेसी ऑफ कैपिटल, ऑप्शन सी इनहांस डिस्क्लोजर, ऑप्शन डी इंश्योर कोर डिस्क्लोजर एंड सप्लीमेंट्री डिस्क्लोजर। अब आपके सामने 4 ऑप्शन है, A to D ऑल, A B C ओनली, A and B ओनली, C and D ओनली। तो बताइए मार्केट डिसिप्लिन का क्या फ़ायदा है। तो दोस्तों, मार्केट डिसिप्लिन से पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन तो गलत है, लेकिन जो C और D है वो सही है। मार्केट डिसिप्लिन से आप डिस्क्लोजर को इन्हांस कर सकते हैं, कोर डिस्क्लोजर को इंश्योर कर सकते हैं और साथ ही साथ सप्लीमेंट्री डिस्क्लोजर को भी इंश्योर कर सकते हैं। इसलिए हमारा C and D ओनली करेक्ट ऑप्शन है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहा गया है कि बेसल का जो कमिटी है सीक्स टू इनेबल द मार्केट पार्टिसिपेंट टू एक्सेस द की इन्फॉर्मेशन अबाउट अ बैंक रिस्क प्रोफाइल एंड लेवल ऑफ कैपिटलाइजेशन। बिल्कुल सही बात है। तो ये किसके थ्रू होता है। ऑप्शन ए कर रहा है मिनिमम कैपिटल स्टैंडर्ड, ऑप्शन बी कर रहा है सुपरवाइजर या रिव्यू प्रोसेस, ऑप्शन सी कर रहा है मार्केट डिसिप्लिन और ऑप्शन डी कर रहा है ऑल द अबव। तो दोस्तों, ये जो हमारा बेसल कमेटी का इनेबलिंग है कि मार्केट पार्टिसिपेंट को इनेबल करता है कि वो सारे की इन्फॉर्मेशन किसी बैंक के बारे में एक्सेस करे, ये करता है दोस्तों मार्केट डिसिप्लिन की सहायता से। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, पिलर 3 जो मार्केट डिसिप्लिन है उसका क्या ऑब्जेक्टिव है। तो पहला कर रहा है, ऑप्शन ए कर रहा है कि टू कम्प्लीमेंट द कैपिटल एडिक्वेसी, ऑप्शन बी कर रहा है ओनली टू कम्प्लीमेंट पिलर 1, ऑप्शन सी कर रहा है ओनली टू कम्प्लीमेंट पिलर 2 और ऑप्शन डी कर रहा है टू कम्प्लीमेंट पिलर 1 एंड पिलर 2। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आप जो पिलर 3 का पर्पस ये है कि ये जो मार्केट डिसिप्लिन है वो 2 चीज़ को कॉम्प्लीमेंट करता है। पहला है अपना मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट जो कि पिलर 1 का पार्ट है, और दूसरा है दोस्तों सुपरवाइजर रिव्यू प्रोसेस जो कि पिलर 2 का पार्ट है। तो ये जो मार्केट डिसिप्लिन है ये इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। मार्केट डिसिप्लिन मीन्स, ऑप्शन ए मेंटेनिंग मिनिमम प्रिस्क्राइब कैपिटल, ऑप्शन बी मेंटेनिंग कैपिटल कंजर्वेशन बफर, ऑप्शन सी मेकिंग एडिक्वेट डिस्क्लोजर, ऑप्शन डी मेंटेनिंग डिसिप्लिन बिहेवियर विथ मार्केट पर्सनल। तो बताइए मार्केट डिसिप्लिन के अंदर क्या आता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी मेकिंग एडिक्वेट डिस्क्लोजर। ठीक है, अब जब बार बार डिस्क्लोजर वर्ड टर्म आ रहा है तो जब भी डिस्क्लोजर टर्म आए तो आप समझ लीजिए कि मार्केट डिसिप्लिन की बात हो रही है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द डिस्क्लोजर्स डू नॉट डिस्क्राइब, ऑप्शन ए पिलर 3 शुड बी मेड एटलीस्ट ऑन सेमी एनुअल बेसिस सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शन, ऑप्शन बी qualitative disclosure such as policy, system, definition may be made on annual basis, option C critical information such as tier 1 capital ratios and other component may be published on quarterly basis, option D bank should have a formal disclosure policy approved by RBI। तो बताइए डिस्क्लोजर क्या नहीं डिस्क्राइब करता, और ई ऑप्शन है
पिलर 3 प्रिस्क्राइब क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डिस्क्लोजर अंडर 13 एरियाज। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आप देख सकते हैं कि जो पिलर 3 है उसके अंदर 13 एरियाज में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डिस्क्लोजर है। और दोस्तों जो फॉर्मल डिस्क्लोजर पॉलिसी है जिसने जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा अप्रूव किया गया है और वो एड्रेस क्या करता है, बैंक्स का अप्रोच एड्रेस करता है फॉर डिटरमाइनिंग वास्ट डिस्क्लोजर इट विल मेक। और पिलर 3 के अंदर आप देख सकते हैं ये सब 13 एरियाज आते हैं दोस्तों, आपके सामने ये 13 एरियाज हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। पिलर 3 प्रिस्क्राइब क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डिस्क्लोजर अंडर दैश एरिया। तो ये तो हम लोगों ने देख लिया है 13 एरियाज होता है, सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है अंडर मार्केट डिसिप्लिन अंडर पिलर 3 बैंक्स रिक्वायर टू मेक नंबर ऑफ डिस्क्लोजर एफर्ट्स आर इन प्रोग्रेस टू हार्मोनाइज दिस डिस्क्लोजर विथ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, व्हाट आर दे। तो ऑप्शन ए का रहा इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ऑप्शन बी का रहा इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, ऑप्शन सी का रहा जनरली अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ऑप्शन डी का रहा इंटरनेशनल डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, इससे हम लोग IFRS कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन है अपने इस चैप्टर का, द जनरल क्वालिटेटिव डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट फॉर मार्केट रिस्क इज इंक्लूडेड इन द पोर्टफोलियो कवर्ड बाय द स्टैंडर्डाइज अप्रोच एज DF7 मार्केट रिस्क इन ट्रेडिंग बुक इज। तो कौन सा डिस्क्लोजर होता है, तो दोस्तों ये होता है हमारा क्वालिटेटिव डिस्क्लोजर, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बारे में डिटेल आप देख सकते हैं कि जो मार्केट रिस्क इन ट्रेडिंग बुक है उसके अंदर हमारा क्या होता है, क्वालिटेटिव डिस्क्लोजर होता है और क्वांटिटेटिव डिस्क्लोजर होता है। चलिए हम लोग जरा BFM के मॉड्यूल डी के यूनिट नंबर 25 पे आते हैं, जो कि बेस्ड है एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग नॉर्म्स पे। पहला क्वेश्चन, इन हाउ मेनी कैटेगरीज NPA कैन बी क्लासिफाइड एंड व्हाट आर दे। तो दोस्तों NPA को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, पहला है सब स्टैंडर्ड, दूसरा है डॉटफुल और तीसरा है लॉस एसेट। ठीक है, ये 3 कैटेगरी है हमारा NPA का। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रूडेंशियल नॉर्म्स आर एप्लीकेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ, ऑप्शन ए एसेट क्लासिफिकेशन, ऑप्शन बी इनकम रिकॉग्निशन, ऑप्शन सी प्रोविजनिंग नॉर्म, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो जो दोस्तों करेक्ट आंसर है प्रूडेंशियल नॉर्म का ऑप्शन नंबर डी, यानी इन सभी में एसेट क्लासिफिकेशन भी होगा, इनकम रिकॉग्निशन भी होगा और प्रोविजनिंग नॉर्म भी होगा। तो प्रूडेंशियल नॉर्म जो है इन तीनों में लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है फॉर द पर्पस ऑफ एसेट क्लासिफिकेशन SMA आर क्लासिफाइड। दोस्तों यहाँ पे एक ए वर्ड छूट गया, इसे आप सही कर लेंगे। एसेट क्लासिफिकेशन के लिए SMA को किस में क्लासिफाई किया है दोस्तों, SMA पता है आपको ये क्या होता है, SMA होता है दोस्तों स्पेशल मेंशन अकाउंट। तो SMA को क्लासिफाई किया गया है स्टैंडर्ड में, सब स्टैंडर्ड में, इरेगुलर में या प्रॉब्लमेटिक में। करेक्ट आंसर है दोस्तों स्टैंडर्ड। आप देख सकते हैं स्पेशल मेंशन अकाउंट में वो अकाउंट होता है जो कि इरेगुलर है या आउट ऑफ ऑर्डर है लेकिन NPA नहीं हुआ है, ठीक है, जो कि इरेगुलर है और आउट ऑफ ऑर्डर है लेकिन अभी NPA नहीं हुआ है, तो हमारा स्पेशल मेंशन अकाउंट होता है। और ये 3 तरह के होते हैं, SMA 0, SMA 1 और SMA 2। SMA 1 में क्या होता है, वैसे अकाउंट आते हैं जिनका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ओवर ड्यू है 30 दिन से कम। SMA 1 में ओवर ड्यू जो है 1 महीना से ज़्यादा होता है, यानी कि 31 से 60 दिन के बीच में। और SMA 2 में ओवर ड्यू जो होता है वो 2 महीने से ज़्यादा होता है। तो इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया था एसेट क्लासिफिकेशन के लिए जो SMA को जो क्लासीफाई किया जाता है वो कैसा अकाउंट होता है, तो हमारा स्टैंडर्ड अकाउंट आता है। ठीक है दोस्तों, सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है प्रोविजनिंग इज रिक्वायर्ड टू बी मेड ऑन डैश एसेट्स, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डॉटफुल, ऑल ऑफ दिस। तो किस एसेट पे प्रोविजनिंग की जाती है, तो दोस्तों प्रोविजनिंग की रिक्वायरमेंट होती है, बताइए किस एसेट पे होगी, तो सभी पे होती है, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डॉटफुल, ऑल ऑफ दिस। आप देख सकते हैं ये चार्ट है, इसमें आपको जितने भी एसेट्स हैं सभी के प्रोविजनिंग अमाउंट दे रखा है यहाँ पे। देखिए जैसे सब स्टैंडर्ड है, ठीक है, तो सब स्टैंडर्ड यदि फुल्ली सिक्योर है तो 15%, सब स्टैंडर्ड यदि अनसिक्योर है तो 25%, इंफ्रास्ट्रक्चर में 15 और 20 होता है, डॉटफुल में देख लीजिए 25, 40, 100% ये प्रोविजनिंग अमाउंट है, और लॉस एसेट है 100%। दोस्तों यदि आप प्रोविजनिंग के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं इसके थ्योरी को, तो मेरे BFM मॉड्यूल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पे मैंने इसे समझाया है। ठीक है दोस्तों, ये आपको तो आप देख सकते हैं, चाहे वो अपना नॉर्मल कैटेगरी का अकाउंट हो, चाहे अपना डॉटफुल हो, चाहे लॉस हो, सभी के सभी केस में प्रोविजनिंग होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। इन केस ऑफ NPA अकाउंट इंटरेस्ट और एनी अदर चार्ज विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम एज पर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन ये हुआ रहा है कि NPA अकाउंट वाले केस में जो भी इंटरेस्ट है या कोई अदर चार्ज है उसको इनकम की तरह रिकॉग्नाइज करेंगे किस बेसिस पे। पहला कर रहा है एक्रूअल बेसिस, दूसरा कर रहा है व्हेन बोरोवर गिव्स कमिटमेंट टू रेगुलराइज द अकाउंट, तीसरा कर रहा है व्हेन इट इज़ एक्चुअली रिसीव्ड और रियलाइज, और चौथा कर रहा है B और C एज पर बैंक पॉलिसी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो जब वो एक्चुअली रिसीव्ड होता है या रियलाइज होता है उसी केस में NPA अकाउंट के इंटरेस्ट या अदर चार्ज को हम लोग इनकम की तरह रिकॉग्नाइज करते हैं।
सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो देखिए आप इस बात को समझिए कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लीजिए कि हमारा कोई परफॉर्मिंग एसेट है, परफॉर्मिंग एसेट का मतलब स्टैंडर्ड लोन हुआ, ये सब आपका अपना परफॉर्मिंग एसेट हुआ। तो स्टैंडर्ड वाले केस में जो है, स्टैंडर्ड एसेट यदि है तो उस केस में जो इनकम रिकॉग्निशन होता है वो एक्रूवल बेसिस पे होता है। लेकिन जो एनपीए अकाउंट है उसमें जो इनकम रिकॉग्निशन होता है वो होता है एक्चुअल रिकवरी बेसिस पे। यानी कि अब हमारा जो डेबिट और क्रेडिट है वो एक्रूवल बेसिस पे क्रेडिट हो जाता है यदि परफॉर्मिंग एसेट हो तो, और यदि एनपीए अकाउंट है तो उस केस में जब रिकवरी हो जाता है तभी हम लोग अपने कैश बुक में उसे एंट्री करते हैं, जो कि हमारा एक्चुअल रिकवरी बेसिस है। तो इस दोनों में आपको डिफरेंस क्लियर रहना चाहिए कि परफॉर्मिंग एसेट में क्या होता है और नॉन परफॉर्मिंग एसेट में क्या होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। अ डॉटफुल एसेट विथ 40% प्रोविजनिंग ऑफ आरबीएस। तो दोस्तों ये आरबीएस क्या है? आरबीएस है रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, इसे नोट कर लीजिए। इज क्लासिफाइड इनटू, तो कोई डॉटफुल एसेट है जिसमें 40% प्रोविजनिंग किया गया रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी को, उसको क्लासिफाई किया जाता है डॉटफुल 1 में, डॉटफुल 2 में, डॉटफुल 3 में, नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी डॉटफुल 2 में। अब देखिए आपके सामने मैं चार्ट लेकर आया हूँ, ये मैंने पहले भी समझाया है। तो डॉटफुल में देखिए D1 में जो होता है उसमें 25% ऑफ आरबीएस होता है। तो डॉटफुल में दो पार्ट है, एक है सिक्योर्ड और एक है अनसिक्योर्ड। तो सिक्योर्ड को फिर से 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, D1 में 25%, D2 में 40%, D3 में 100%, और अनसिक्योर्ड वाले में 100% ऑफ अनसिक्योर्ड होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एनपीए अकाउंट इज स्ट्रेट वे क्लासिफाइड एज डॉटफुल विदाउट वेटिंग इफ द सिक्योरिटी डिटोरेट्स सो मच दैट द आरबीएस इज। तो एनपीए अकाउंट को डॉटफुल आप कब कहेंगे? आरबीएस कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए कह रहा है 10% और बिलो आउटस्टैंडिंग बैलेंस, ऑप्शन बी कह रहा है लेस देन 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस, सी कह रहा है 10% और एबव आउटस्टैंडिंग बैलेंस, डी कह रहा है 10% और एबव बट लेस देन 50% ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस। दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है, कोई भी एनपीए अकाउंट लॉस अकाउंट तब कहलाता है जब उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस 10% से कम हो, आरबीएस जो है वो 10% से कम हो। लेकिन यदि 10 से ज़्यादा हो और 50 से कम हो तो उस केस में हमारा जो एनपीए अकाउंट है वो क्या कहलाएगा? वो डॉटफुल कहलाएगा। तो लॉस कब कहलाता है? 10% से कम में। डॉटफुल कब कहलाता है? जब 10 से 50 के बीच में हो। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं? आइए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। द प्रोविजनिंग ऑन एडवांस मेड टू फार्मर फॉर एग्रीकल्चर इन स्टैंडर्ड कैटेगरी विल बी %% ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस। ऑप्शन ए 0.25%, ऑप्शन बी 0.40%, ऑप्शन सी 1%, ऑप्शन डी 0.50%। तो जो फार्मर को एडवांस दिया जाता है उस पर जो प्रोविजनिंग होता है वो कितना होता है? ऑप्शन डी करा नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों ये मैंने अपने इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी 0.25%। मैंने बताया था कि जो स्टैंडर्ड एसेट्स होता है दोस्तों उसमें नॉर्मल रेट होता है 0.40%, लेकिन जो डायरेक्ट एडवांस टू एग्रीकल्चर और एसएमई जो होता है वो होता है 0.25%। तो चूंकि फार्मर को दिया जा रहा है ये लोन तो ये हमारा सेकंड कैटेगरी में आएगा, तो इसलिए करेक्ट आंसर है 0.25%। इसके अलावा आप देख लीजिए कॉमर्शियल रियल एस्टेट में 1% होता है, टीजर हाउसिंग लोन में होता है 2% और रेजिडेंशियल हाउसिंग में लोन में होता है 0.75%। तो ये सब हमारे कुछ स्टैंडर्ड एसेट्स हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोविजनिंग अमाउंट आपको दे रखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। दोस्तों होपफुली आपको लेसन पसंद आ रहा होगा, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा चैनल को, इस पर्टिकुलर वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। सब स्टैंडर्ड एसेट के केस में जो कि अनसिक्योर्ड था तो प्रोविजनिंग किस रेट से किया जाएगा? 25%, 50%, 75% या 100% आउटस्टैंडिंग बैलेंस का, ये नन ऑफ द अबव। तो बताइए सब स्टैंडर्ड के केस में क्या होता है दोस्तों? 25% होता है। ठीक है, अभी मैंने ऊपर बताया है आपको। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं दोबारा। जो सब स्टैंडर्ड है उसमें वो दो पार्ट होता है, एक होता है सिक्योर्ड सब स्टैंडर्ड और एक होता है अनसिक्योर्ड सब स्टैंडर्ड। तो सिक्योर्ड सब स्टैंडर्ड में 15% है और अनसिक्योर्ड में दो केस है, इंफ्रास्ट्रक्चर में 20 और बाकी में 25। तो आपसे यहाँ पे अनसिक्योर्ड का पूछा गया है। ठीक है, तो अनसिक्योर्ड में कितना होगा? मैंने बताया है अनसिक्योर्ड में इन जनरल केस में होता है 25, केवल इंफ्रास्ट्रक्चर वाले में 20 होता है। तो हमारा 25% करेक्ट आंसर होगा यानी ऑप्शन नंबर ए। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। 10 नंबर में कहा गया है कोई टर्म लोन है वो एनपीए की तरह ट्रीट किया जाएगा यदि इंटरेस्ट या इंस्टॉलमेंट जो प्रिंसिपल पे है वो ओवरड्यू कितने दिन से ज़्यादा तक रह जाए? 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, 180 दिन। तो दोस्तों कोई भी टर्म लोन एनपीए की तरह ट्रीट होता है यदि इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट जो है ओवरड्यू होता है 90 दिन से ज़्यादा। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए भी मैं चार्ट आपको लाता हूँ। देखिए मैंने समझाया है अपने वीडियो लेसन में, टर्म लोन एनपीए तब होगा जब इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ओवरड्यू हो जाता है मोर देन 90 डेज। बिल एनपीए तब होता है जब ओवरड्यू हो जाता है मोर देन 90 डेज, उसमें भी 90 डेज ही है बिल वाले केस में। और एग्रीकल्चर लोन तब एनपीए होता है जब वो ओवरड्यू होता है आफ्टर 2 क्रॉप सीजन। तो ये आपको डिफरेंस क्लियर रखने आए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अ कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट अकाउंट इज क्लासिफाइड एज एनपीए इफ। तो कोई कैश क्रेडिट हो या ओवरड्राफ्ट अकाउंट हो वो एनपीए क्लासिफाइड होता है यदि ऑप्शन ए बैलेंस इज बियॉन्ड सैंक्शन लिमिट या ड्राइंग पावर, ऑप्शन बी इंटरेस्ट हैज नॉट बीन सर्व फॉर 4 क्वार्टर्स, ऑप्शन सी द अकाउंट रिमेन आउट ऑफ ऑर्डर, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। तो कोई कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट अकाउंट को एनपीए तब क्लासिफाई करते हैं कब? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी अकाउंट रिमेन आउट ऑफ ऑर्डर।
तो देखिए कोई भी सीसी या ओडी अकाउंट एनपीए तब होता है जब ये आउट ऑफ ऑर्डर है मोर देन 90 डेज, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, कोई भी एग्रीकल्चर लोन ग्रांट किया गया लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप के लिए, वो एनपीए कब ट्रीट होगा? जब इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट रिमेन अनपेड फॉर ऑप्शन ए 1 क्रॉप सीजन, ऑप्शन बी 2 क्रॉप सीजन, ऑप्शन सी 3 क्रॉप सीजन, ऑप्शन डी 1 ईयर। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका 1 क्रॉप सीजन। इसके बारे में भी देख लीजिए, ये मैंने बताया है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ ऑर्डर अकाउंट मीन्स ऑप्शन ए द बैलेंस इज कंटिन्यूसली मोर देन सैंक्शन लिमिट और recurring power, option B when there is no credit in the account continuously or credit is less than interest debited, option C when stock statement has not been received for 3 months or more, और ऑप्शन डी करा है ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों ये सभी के सभी होंगे हमारे आउट ऑफ ऑर्डर में, सभी के सभी केस आते हैं जब बैलेंस जो है सैंक्शन अमाउंट से ज़्यादा रहे, जब कोई क्रेडिट नहीं हो अकाउंट में, ठीक है, और स्टॉक स्टेटमेंट जो है नहीं रिसीव हुआ है 3 महीना से ज़्यादा, इन सभी केस में हमारा जो अकाउंट रहेगा वो आउट ऑफ ऑर्डर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर आरबीआई गाइडलाइन व्हेन एन एसेट इज आइडेंटिफाइड एज एनपीए इट विल बी क्लासिफाइड एट सब स्टैंडर्ड अप टू अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग। तो कोई भी अकाउंट मान लीजिए, कोई एसेट को एनपीए आपने देखा, तो वो सब स्टैंडर्ड कब तक रहेगा ये पूछा गया है, 18 महीना, 5 साल, 6 महीना या 12 महीना। तो दोस्तों ये होता है करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी यानी 12 महीना। मैंने बताया दोस्तों स्टैंडर्ड अकाउंट जो कि ऑर्डर में है उसे कहते हैं, सब स्टैंडर्ड अकाउंट 12 महीना से ज़्यादा नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर आरबीआई गाइडलाइन एन अकाउंट विल बी क्लासिफाइड एज डॉटफुल इफ इट इज एनपीए और सब स्टैंडर्ड फॉर मोर देन। तो कौन सा अकाउंट डॉटफुल कहलाएगा? जब वो मान लीजिए कोई भी अकाउंट एनपीए है या सब स्टैंडर्ड है, कितने दिन से ज़्यादा होगा तब वो डॉटफुल कहलाएगा। ऑप्शन ए करा है 6 मंथ, बी करा है 12 मंथ, सी करा है 18 मंथ और डी करा है 24 मंथ। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका 12 मंथ। तो कोई भी अकाउंट डॉटफुल तब कहलाता है जब वो एनपीए 12 महीने से ज़्यादा रहता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एनपीए अकाउंट इज स्ट्रेट वे क्लासिफाइड एज लॉस इफ सिक्योरिटी इज सो मच दैट इज रियलाइजेबल वैल्यूज इज। ठीक है दोस्तों, तो कोई भी एनपीए अकाउंट को हम लोग लॉस अकाउंट कह सकते हैं, जो कब कह सकते हैं? जब सिक्योरिटी का जो अमाउंट, जब रियलाइजेबल वैल्यू जो है 10% से कम है, 10% से ज़्यादा है, 10 और 10 से ज़्यादा है, और 10 और एवर बट बिलो 50%। तो दोस्तों मैंने बताया, इससे पहले भी मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया है, लॉस तब कहलाता है जब 10% से कम हो। इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉप इज कंसिडर्ड एज लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप इफ द क्रॉप सीजन इज मोर देन 12 मंथ। द क्रॉप सीजन फॉर ईच क्रॉप विच मीन्स पीरियड ऑफ हार्वेस्टिंग अप टू क्रॉप आर रेस्ड इज डिटरमाइंड बाय। तो ये कौन डिसाइड करता है क्रॉप सीजन को? ये क्वेश्चन है। ये तो आपको पता ही है कि क्रॉप को लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप तब कहते हैं कि जब क्रॉप सीजन जो है वो 12 महीने से ज़्यादा है। ठीक है, ये आपको पता है। आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये कौन डिसाइड करता है क्रॉप सीजन को? ऑप्शन कर रहा है बैंक खुद डिसाइड करती है, ऑप्शन बी कर रहा है कि स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी डिसाइड करती है, सी कर रहा है नबार्ड डिसाइड करती है, और डी कर रहा है आरबीआई डिसाइड करती है। दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका स्टेट लेवल बैंकर कमेटी, जिसे हम लोग SLBC कहते हैं, ये डिसाइड करती है। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, एन एडवांस हैज़ बीन ग्रांटेड टू द फार्मर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। द अकाउंट इज स्टैंडर्ड एंड आउटस्टैंडिंग इज इन द अकाउंट इज ₹1 लाख। हाउ मच प्रोविजन इज टू बी मेड इन द अकाउंट। तो कोई देखिए इस काम का चीज़ समझिए, कोई एडवांस दिया गया फार्मर को, पहले चीज़ फार्मर है तो एग्रीकल्चर वाला केस है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये देखिए वर्ड में लिखा नहीं रहेगा, आपको समझना है कि फार्मर को लोन दिया जा रहा है, लेकिन हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए। ये ध्यान देना है किस चीज़ के लिए दिया जा रहा है, एग्रीकल्चर के लिए नहीं दिया जा रहा है, हाउस के कंस्ट्रक्शन के लिए दिया जा रहा है। और स्टैंडर्ड और आउटस्टैंडिंग आपको दिया हुआ है, वो कितना है? अकाउंट स्टैंडर्ड में आउटस्टैंडिंग दे अमाउंट दे रखा है 1 लाख। तो प्रोविजनिंग कितना करना होगा? अब बताइए, अब आप बताइए। सबसे पहले बात, यहाँ फंसेंगे लोग क्या कि वो एग्रीकल्चर वाला केस लेंगे। बिल्कुल नहीं, 0.25 नहीं लेना है, ये जनरल वाला केस है। तो जनरल वाले केस में मैंने कितना बताया था? 0.40 बताया था ना। अभी देखिए यहाँ पे मैंने बताया दोस्तों, आपको ये चार्ट ध्यान में रखना है, इस चार्ट को बहुत काम आएगा। इस चार्ट से ये देखिए नॉर्मल रेट कितना है? 0.40। गलती तब करेंगे जब आप लोग 0.25 ले लेंगे। तो आपको लेना कितना है दोस्तों? 0.40 लेना है। तो 0.40% किसका? तो 0.40% 1 लाख का। तो 1 लाख का 0.40% निकालेगा तो 400 मिलेगा। तो प्रोविजनिंग अमाउंट होगा वो होगा हमारा 400 रुपया। तो ये सब कुछ बेसिक क्वेश्चन है। तो यदि हमारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहेगा तभी तो हम एडवांस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये हमें इंश्योर करना है इन सभी क्वेश्चन से। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। एन एडवांस वाज ग्रांटेड टू फार्मर फॉर पोल्ट्री। अब देखिए यहाँ पे पोल्ट्री के लिए एडवांस दिया गया है, ऊपर वाले केस में हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए दिया गया था। अकाउंट स्टैंडर्ड है और जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो है 1 लाख और RBS जो है वो 60,000 है। तो हाउ मच प्रोविजन इज टू बी मेड? ऑप्शन ए 250, ऑप्शन बी 400, ऑप्शन सी 1000, ऑप्शन डी
और ऑप्शन ई करें नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, चूंकि यहाँ पे पोल्ट्री के लिए दिया जा रहा है तो एग्रीकल्चर या एसएमई के अंदर आएगा ये, इसलिए यहाँ पे 0.25% लेंगे। किसका? तो 1 लाख का। तो 1 लाख का 0.5% कितना होगा? 250, यानी ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर कैलकुलेटिंग नेट एडवांस विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम ग्रॉस एडवांस एंड ग्रॉस एनपीए। अब आपको नेट एडवांस निकालना है, आपको ग्रॉस एडवांस और ग्रॉस एनपीए पता है, इनमें से क्या डिडक्ट नहीं कीजिएगा ये पूछा गया है। ऑप्शन ए प्रोविजन ऑन एनपीए, ऑप्शन बी डीआईसीजीसी और ईसीजीसी क्लेम, ऑप्शन सी प्रोविजन ऑन स्टैंडर्ड एसेट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों फॉर्मूला तो आपको याद होगा, मैंने अपने वीडियो लेसन में भी समझाया था। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, इसमें फॉर्मूला में यहाँ पे एक गलती है, इसको आप सही करेंगे दोस्तों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए क्या क्या, देखिए नेट एनपीए इज इक्वल टू ग्रॉस एनपीए माइनस प्रोविजनिंग ऑन एनपीए प्लस डीआईसीजीसी और ईसीसी कवरेज। तो क्या क्या घटा रहे हैं? तो प्रोविजनिंग ऑन एनपीए घटा रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ये तो होगा। फिर डीआईसीजीसी ईसीसी कवरेज भी घटा रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसे करेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों। 20 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। मैं नीचे कमेंट सेक्शन में करेक्शन में भी लिख दूंगा, गलती से ऑप्शन नंबर बी लिखा गया है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि हाँ ये क्वेश्चन है, आरबीआई हैज़ प्रपोज दैट टोटल प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो, जो कि पीसीआर कहते हैं। तो आरबीआई ने क्या प्रपोज किया है कि जो पीसीआर है किसी बैंक का, वो कितना परसेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए? 30%, 40%, 50%, 70%। दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका 70%। पीसीआर होता क्या है? तो पीसीआर बेसिकली एक रेशियो है, जिसके नंबरेटर में आप एनपीए का प्रोविजनिंग को लिखते हैं और जिसके डिनोमिनेटर में आप क्रॉस एनपीए को लिखते हैं और इसका परसेंटेज निकालते हैं। ये 70% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सॉरी ये 70% से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद अ व्यू टू ब्रिंगिंग डाउन द assessment of value security difference, in which cases stock audit should be conducted at annual interval by external agency. Option A, in case of all NPA in cash credit account. Option B, in case of all doubtful account. Option C, in case of NPA with balance of rupees 5 crore. Option and above. Option D, in case of DF3 accounts only. तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। ये एक इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान रखेंगे। Advance against which of the following will be subject to provision of asset classification, income recognition and provisioning even if sufficient margin is available? Option A, on report, on deposit. Option B, NSC. Option C, गवर्नमेंट सिक्योरिटी. ऑप्शन डी LIP और ऑप्शन ई करा है नन ऑफ दी। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। एन एडवांस हैज़ बीन मेड बाय बैंक अंडर अ कंसोर्टियम मैनेजमेंट। कंसोर्टियम मैनेजमेंट पता है आपको? बहुत सारे 3 बैंक हैं, यहाँ पे 3 बैंक मिलकर कंसोर्टियम मैनेजमेंट लिए हैं और उनको एडवांस मिला है। द अकाउंट बिकम एनपीए विच ऑफ द आउट ऑफ द बैंक। तो एनपीए जो हो गया, अकाउंट एनपीए हो गया। व्हाट शुड बी डन बाय ईच बैंक, बाय अदर बैंक। एक बैंक का जो अकाउंट था वो एनपीए हो गया, तो अदर बैंक क्या करेगी? ऑप्शन ए, क्लासीफाई द अकाउंट एज एनपीए। ऑप्शन बी, क्लासीफाई द अकाउंट एज एनपीए बट प्रोविजनिंग नॉट टू बी मेड। ऑप्शन सी, अकाउंट विल बी क्लासिफाइड एज रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी ऑफ ईच बैंक। ऑप्शन डी, क्लासीफाई द अकाउंट एज एनपीए इफ द सेम इज एनपीए विथ लीडर बैंक। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कि अकाउंट को जो है अकाउंट विल बी क्लासिफाइड एज रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी ऑफ ईच बैंक। 25वां नंबर क्वेश्चन है, हाउ प्रोविजनिंग ऑन स्टैंडर्ड एसेट ट्रीटेड। तो किसी भी स्टैंडर्ड एसेट पे प्रोविजनिंग कैसे होता है? तो ऑप्शन ए कर रहा है कि इसको हम लोग ग्रॉस एनपीए से डिडक्ट करते हैं। ऑप्शन बी कर रहा है इट इज डिडक्टेड फ्रॉम ग्रॉस एडवांस। ऑप्शन सी कर रहा है इट इज सोन एज कंटिजेंट प्रोविजंसी अगेंस्ट स्टैंडर्ड एसेट अंडर अदर लायबिलिटी एंड प्रोविजनिंग इन द शेड्यूल 5 ऑफ बैलेंस शीट। ऑप्शन डी कर रहा है एनी ऑफ दिस। ऑप्शन ई कर रहा है नन ऑफ दिस। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी। तो यानी जो स्टैंडर्ड एसेट पे जो प्रोविजन होता है उसको हम लोग कंटिजेंट प्रोविजन की तरह शो करते हैं। और कहाँ शो करते हैं? अपने बैलेंस शीट के अदर लायबिलिटी एंड प्रोविजन में एज पर सेक्शन 5। क्वेश्चन नंबर 26 कर रहा है, द बैंक रिक्वायर्ड टू मेक जनरल प्रोविजन फॉर स्टैंडर्ड एसेट अदर देन फॉर डायरेक्ट एडवांस टू एग्रीकल्चर, एसएमई, कमर्शियल रियल एस्टेट एंड लोन अगेंस्ट टीजर लोन इज। तो बताइए कितना होगा? 0.5% ऑफ टोटल एडवांस, 0.40% ऑफ स्टैंडर्ड एसेट ऑन ग्लोबल बेसिस, 0.25% ऑन स्टैंडर्ड एसेट, नन ऑफ दिस। तो ये तो हम लोगों ने देखा है, इसका करेक्ट आंसर है 0.40। ऑप्शन करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। A loan that become more than 3 years old in the doubtful category. In this case, the provisioning is to made on secured asset is। कोई भी लोन है जो कि 3 साल से ज़्यादा डाउटफुल कैटेगरी में रह गया, ठीक है, तो कितना परसेंट प्रोविजनिंग किया जाएगा? 50%, 60%, 75%, 100% या नन ऑफ दिस। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका 100%। तो आपको पता है, ये मैंने पहले भी समझाया है, 3 साल से ज़्यादा यदि डाउटफुल में रह जाएगा तो वो हमारे इसमें 100% हमारा प्रोविजनिंग होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ डाउटफुल अकाउंट प्रोविजनिंग और अनसिक्योर्ड पोर्शन इज मेड एट द रेट ऑफ 100%। बिल्कुल सही बात है। फॉर सिक्योर्ड पोर्शन इज मेड एट परसेंट ऑफ RBS डिपेंडिंग अपॉन पीरियड ऑफ फॉर विच अकाउंट इज डाउटफुल, विच इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग रेट ऑफ प्रोविजनिंग फॉर सिक्योर्ड पोर्शन। तो सिक्योर्ड पोर्शन के लिए कौन सा इनकरेक्ट है? तो ऑप्शन ए कह रहा है DF1 25% होगा, बी कह रहा है DF2 40% होगा, सी कह रहा है DF3 50% होगा और डी कह रहा है DF3 100% होगा और ई कह रहा है ऑल आर करेक्ट। दोस्तों ये सभी के सभी सही हैं। ये मैंने ऊपर जो आपको चार्ट बनाया था उसमें आप देख सकते हैं, ये सभी के सभी सही हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? ऑप्शन ए, एन अकाउंट विच इज डाउटफुल फॉर अप टू 1 year is classified as DF1 category. Option B, an account which is doubtful for more than 1 year but up to 3 year is classified as DF2 category. Option C, an account which is doubtful for more than 3 year is classified as DF3 category. Option D, none of these. तो दोस्तों ऑप्शन डी यानी कि सभी के सभी सही हैं। आपको DF1, DF2, DF3 के बारे में जानकारी होनी चाहिए। चलिए ये आप देख लीजिए, इसके बारे में मैंने डिटेल में समझाया है। देखिए D1 होता है NPA 12 महीना से ज़्यादा हो, ठीक है, 12 महीना तक हो तो D1। D2 कब होगा? जब 24 महीना से ज़्यादा हो, ठीक है। तो पहला से फर्स्ट ईयर से 3 ईयर। और D3 कब होगा? कि जब 36 महीने से ज़्यादा हो तो D3 होता है, या 3 साल से ज़्यादा हो तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। कोई भी पर्सनल अकाउंट है बिना किसी सिक्योरिटी का है, वो NPA हो गया, तो किस कैटेगरी में अकाउंट को क्लासीफाई किया जाएगा? पहला कह रहा है सब स्टैंडर्ड फॉर 12 महीना, दूसरा कह रहा है डाउटफुल इमीडिएटली एज अनरियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इज लेस देन 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस, सी कह रहा है कि लॉस एसेट एज RBS इज लेस देन 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस, और डी कर रहा है कि एज पर नेटवर्थ ऑफ बोरोवर। अब बताइए कब अकाउंट को आप NPA कहेंगे? कोई पर्सनल अकाउंट मान लीजिए बिना किसी सिक्योरिटी का NPA हो गया, तो करेक्ट आंसर है वो सब स्टैंडर्ड रहेगा 12 महीना के लिए, जो नॉर्म्स है उसे फॉलो करेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा 30 क्वेश्चन का सेट। उम्मीद है आप लोग एंजॉय किए होंगे। लेसन पसंद आया होगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी एफर्ट लगाना पड़ता है ये सभी MCQ को कलेक्ट करके और करेक्ट आंसर आपको प्रोवाइड कराने का। दोस्तों लेसन को, इस पार्टिकुलर वीडियो लेसन को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।